आइए आज हम हाई स्कूल के अंतर्गत लेसन 3 धातु और अधातु, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको अच्छे से समझेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे। तो आइए समझते हैं लेसन 3 को, धातु और अधातु। सबसे पहले धातु, जिसको हम मेटल्स भी कहते हैं, ये कौन होती है और किस तरीके का व्यवहार करती है। तो जानते हैं धातु के बारे में। धातु वे तत्व है जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। जैसे कि मैंने सोडियम जो धातु है, ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देती है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देती है, इसलिए सोडियम क्या हुई, धातु हुई। इसी तरीके से मैग्नीशियम, जो कि 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके 2 धनायन बनाती है, इसलिए मैग्नीशियम भी क्या हुई, धातु हुई। तो धातु के भौतिक गुण देखते हैं क्या क्या होते हैं, जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अधिकांश धातुएं कठोर होती है, लेकिन आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा कि 2 ऐसे धातुओं के नाम बताओ जो मुलायम होती है। तो अपवाद है इसमें सोडियम और पोटेशियम, ये मुलायम होती है दोनों धातुएं। बाकी जितनी भी धातुएं होती है अधिकांश कठोर ही होती है। इसी तरीके से दूसरा जो भौतिक गुण है धातुओं का, धातुओं के लंबे तार खींचे जा सकते हैं, यानी कि धातुओं को तोड़ा नहीं जा सकता। अगर इसे हथौड़े से पीटेंगे तो इसके लंबे तार खींचे जा सकते हैं। तीसरा भौतिक गुण, धातुएं साधारण ताप पर प्राय ठोस होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट इसका गुण है। धातुएं कैसी होती है, ठोस होती है। लेकिन इसका एक अपवाद है Hg, जिसको कि हम पारा भी कह सकते हैं या मरकरी भी कहते हैं। ये क्या है, ये द्रव है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसी एक धातु का नाम बताइए जो कि द्रव अवस्था में रहती है, और वो कौन है, मरकरी। बाकी सारे धातुएं अधिकांश ठोस होती है। नेक्स्ट भौतिक गुण चौथा कौन सा है, धातुएं उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, इसलिए धातु उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। इनमें से विद्युत आसानी से पास होती है। और सर्वोत्तम सुचालक कौन सी होती है, जो कि सबसे होती है, वो होती है Ag, जिसको कि हम चांदी भी कह सकते हैं। तो चांदी सबसे अच्छी धातु होती है सुचालक, यानी कि जिसमें को सबसे ज़्यादा विद्युत प्रवाहित हो सकती है। नेक्स्ट पांचवा, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। यह भी धातु का बहुत अच्छा भौतिक गुण है कि धातुएं की पहचान कैसे कर सकते हैं हम, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। और नेक्स्ट, धातु के गलनांक और कवथनांक उच्च होते हैं। कहने का मतलब है धातु को पिघालने के लिए बहुत ऊंचे ताप की जरूरत होती है, और उबालने के लिए भी धातुओं के बहुत ऊंचे कवथनांक की जरूरत होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि धातु के गलनांक और कवथनांक उच्च होते हैं। तो धातु की आप परिभाषा इस तरीके से भी दे सकते हैं कि वे तत्व जो कठोर होते हैं, जिनके तार खींचे जा सकते हैं और ठोस होते हैं। इस तरीके से भी धातु के आप परिभाषा लिख सकते हैं। तो धातुओं के आइए कुछ बातें जानते हैं धातुओं के बारे में। आपको धातु अच्छे से समझने के लिए आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको ये विद्युत रासायनिक श्रेणी देखनी। ये धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम ऐसे होता है। यह क्रियाशीलता का घटता क्रम, यानी क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर। तो अगर मैं आपको इस सारणी में से पूछूं कि सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है, तो ये हुई लिथियम। उसके बाद पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, स्टेनस, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg पारा, Ag चांदी, Pt प्लेटिनम, Au सोना। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा क्रियाशील ये रही और सबसे कम क्रियाशील सोना। तो इस तरीके से ये विद्युत रासायनिक श्रेणी का क्रियाशीलता का क्रम आपको याद रखना है। और हाँ, ये भी याद रखना है, लिथियम पे प्लस का 1 आवेश होता है, पोटेशियम पे भी प्लस का 1, सोडियम पे भी प्लस 1, और मैग्नीशियम, कैल्शियम पे प्लस के 2 धनावेश होते हैं। कैल्शियम पे 2, एल्यूमिनियम पे 3 धनावेश, Zn पे 2, Fe पे 2 होते हैं, Sn पे 2 होते हैं, हाइड्रोजन पे प्लस 1, कॉपर पे प्लस के 2, Hg पे प्लस 2, Ag पे प्लस 1, Pt पे प्लस 1, Au पे प्लस 1। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये मैंने धनाएं लिखे हैं किस धातु पे कितनी होती है। तो जब आप मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ोगे, जो कि आपका अगला लेसन आएगा, उसमें आपको बताएंगे एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं वे सारे
धातु होती है। तो जैसे कि एस ब्लॉक का पहले आवत की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट आवत, जिसको कि हम क्या कहते हैं, अक्षार धातु भी कहते हैं, जिसमें कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये वाले तत्व आते हैं और इनकी जो धनायन होते हैं इन पर सब पे +1 होता है। इसी तरीके से जो दूसरा आवत होता है, सेकंड आवत, जिसको कि हम अक्षारीय मध्य धातु कहते हैं, उसमें आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। इसमें प्लस के 2 धनावेश होते हैं, सब पे प्लस के 2 धनावेश होते हैं। तो आइए कुछ और धातु के बारे में जानते हैं। इनमें से जो सोडियम और पोटेशियम होती है, सोडियम व पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण इनको केरोसिन में रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे बोर्ड में लगातार पूछा जाता है कि ऐसी 2 धातुओं का नाम बताओ जिनको केरोसिन तेल में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वायु में खुला छोड़ने पर ये आग पकड़ लेती है और जलने लगती है। तो वे कौन सी 2 धातुएं होती है? सोडियम और पोटेशियम। आइए लिथियम अत्यधिक क्रियाशील और हल्की होती है। आइए इसके बारे में क्या फैक्ट है वे भी देखते हैं। लिथियम धातु हल्की होने के कारण तेल की सतह पर तैरने लगती है, अतः इसे पैराफिन मोम में लपेट कर रखा जाता है। तो ये भी कितनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसको पैराफिन मोम में लपेट कर रखा जाता है, वो कौन सी होती है? लिथियम धातु होती है। तो आइए अब समझते हैं धातुओं के रासायनिक गुण को। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रासायनिक गुण। आपको इस चार्ट को अच्छे से बना के अपने माइंड में सेट कर लेना है ताकि आप इसके रासायनिक गुण आसानी से कर सके। तो आइए समझते हैं पहले ऑक्सीजन से क्रिया। अगर किसी भी धातु की हम ऑक्सीजन से क्रिया कराएं तो आपको याद रखना है ऑक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं? ऑक्साइड, जिनको कि हम धातु ऑक्साइड कहते हैं, धातु ऑक्साइड। तो आइए ये जितनी भी मैंने धातु लिखी है, आइए सबसे पहले सोडियम धातु से क्रिया करा के देख लेते हैं। Na की क्रिया जैसे ही हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या बनता है? धातु ऑक्साइड, यानी कि Na2O बनता है। तो ये कैसे बनी है आइए समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया था सोडियम पे जो है प्लस का 1 आवेश होता है, Na पे +1 आवेश होता है और ऑक्सीजन पे -2 ऋण आवेश होते हैं। तो ये -2 जो है सोडियम पे आ जाएंगे, इसलिए Na के 2 आए और O के 1 आ जाएगा, तो इसलिए O का 1 अणु आया। क्योंकि यहाँ Na के 2 अणु हैं, Na2, तो यहाँ मैं इसे क्या करना पड़ेगा? पहले ऑक्सीजन के 2 आए हैं ना, तो मुझे इसे संतुलित करने के लिए 2 लगाने पड़ेंगे। तो ऑक्सीजन के 2 हो गए, Na के कितने हो गए? 2 दूनी 4, तो यहाँ मुझे Na के 4 लगाने पड़ेंगे। इस तरीके से आपने देखा अगर किसी भी धातु की क्रिया हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो धातु ऑक्साइड बनता है। ये क्या बना है? सोडियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको? सोडियम ऑक्साइड। तो कैसे बना है ये मैंने आपको समझा दिया है। तो देखिए फिर एक इस तरीके से कि अगर सोडियम की जगह हम इसका अक्षार धातु का कोई भी धातु ले लें, चलो पोटेशियम लेके देख लेते हैं। अगर हम पोटेशियम ले के प्लस ऑक्सीजन से क्रिया कराए तो क्या बनेगा आपके? K2O, और इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ भी 2 और यहाँ 4। तो इस तरीके से ये क्या बनेगा? पोटेशियम ऑक्साइड। तो आप इसकी थ्योरी भी लिख सकते हैं। कैसे? सोडियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर सोडियम ऑक्साइड प्राप्त होता है और ये समीकरण दे देनी है। तो इस तरीके से आप पे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करानी आ जाएगी। चलो मैग्नीशियम से भी करा के देख लेते हैं। ये किसी अक्षार मध्य धातु से क्रिया कराएं अगर ऑक्सीजन की, देखिए Mg से करा देते हैं। Mg की क्रिया अगर मैं हम ऑक्सीजन से करा दे तो MgO बनता है। ये कैसे बनता है आइए इसको भी समझते हैं। Mg पे मैंने बताए हैं प्लस के 2 धनावेश होते हैं, मैंने बताया था ना प्लस के 2, और ऑक्सीजन पे होते हैं -2। तो सेम ऋणायन सेम धनायन से कैंसिल हो गए, यानी कि 2 माइनस 2 प्लस कैंसिल। तो क्या बचा? MgO, और इसे संतुलित करेंगे। यहाँ O के 2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे, Mg के 2 हो गए तो यहाँ Mg के 2। इस तरीके से मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो किसी भी तत्व से करा सकते हैं। Ca से करा के देख लेते हैं, Ca + O2,
तो क्या बनेगा CaO। कैसे बनेगा, इसी के तरीके से ही, और संतुलित करेंगे तो यहाँ 2 और यहाँ भी 2। तो इस तरीके से आपने ऑक्सीजन से धातु की क्रिया अगर कराते हैं तो धातु ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। तो ये हुआ आपकी ऑक्सीजन से क्रिया। आइए अब समझेंगे हाइड्रोजन से क्रिया, और साथ के साथ आप इन समीकरण को बना के देखते जाएंगे और इनको नोट करते चलेंगे ताकि ये चैप्टर आपके आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं जल से क्रिया। चलो देखते हैं, जल से क्रिया देखते हैं। हाइड्रोक्साइड प्राप्त होते हैं, हाइड्रोक्साइड प्राप्त होते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि धातु से क्रिया करने से क्या प्राप्त, जैसे कि इसमें धातु ऑक्साइड प्राप्त हुए थे, इसमें हाइड्रोक्साइड प्राप्त होंगे, धातु हाइड्रोक्साइड। आइए धातु से, इनमें से कोई सी भी धातु आप लेके देख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम लेते हैं सोडियम। सोडियम की क्रिया अगर हम जल से कराते हैं H2O, आपको पता है जल जो है वो H पॉजिटिव में टूटता है और OH नेगेटिव में टूटता है। तो यो जैसे ही Na की क्रिया, Na जो है प्लस आवेश होता है, यो माइनस वाले से क्रिया करेगा तो आपने देखा क्या बन रहा है NaOH। तो क्या बनेगा NaOH। OH को ही हम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो ये बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और प्लस देखो हाइड्रोजन है H2, तो इसके साथ क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो जैसे ही इसे संतुलित करेंगे हम यहाँ 2 लगा देंगे ताकि हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2 और 2 4, तो इसके आगे 2 लगाएंगे और यहाँ 2 लगा देंगे। तो इस तरीके से संतुलित हो जाएगी। तो किसी भी धातु की क्रिया अगर जल से कराए तो हाइड्रोक्साइड प्राप्त होते हैं, और जो भी धातु लिए आपने उसका नाम लिख देंगे। इसी तरीके से आप कैल्शियम से भी देख सकते हैं करा के, या मैग्नीशियम से भी। चलो कैल्शियम से करा के देखते हैं। अगर Ca की क्रिया हम जल से कराएं तो CaOH का होल ट्वाइस प्राप्त होता है प्लस H2 बनता है। तो यहाँ 2 लगा, क्योंकि H के 2 और 2 4 हो जाते हैं, तो 2 यहाँ लगा देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ OH का होल ट्वाइस आया है, यहाँ एक ही OH आया था। ये आपको मैं बार बार बताया है कि Ca पे प्लस के 2 आवेश होते हैं और OH पे माइनस का 1 होता है। तो इसका -1 इस पे आ जाएगा और इसके प्लस के 2 इस पे आ जाएंगे। तो क्या तत्व बनेगा, Ca का 1, OH का होल ट्वाइस, इसलिए OH के 2 अणु बनते हैं। इस तरीके से आपने देखा अगर किसी भी धातु की क्रिया अगर हम जल से कराएं तो हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया है। आइए अब देखते हैं तनु अम्लों से क्रिया। तीसरा इसका रासायनिक गुण, तनु अम्लों से क्रिया। तनु अम्लों से क्रिया। मैंने आपको 3 अम्ल बता रखे हैं कि उनको याद रखना है, जो कि प्रबल अम्ल थे। इससे पहले वाले चैप्टर में 3 अम्ल का मैंने आपसे बताया था कि जो प्रबल होते हैं HCl, H2SO4 और HNO3। ये मैंने आपको 3 अम्ल बताए थे प्रबल। HCl को हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और H2SO4 का सल्फ्यूरिक अम्ल, और HNO3 को हम कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। तो जब भी किसी तनु अम्ल की क्रिया धातु से कराएंगे तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आइए देखते हैं कैसे। अब देखो, अगर मैं सोडियम धातु की क्रिया HCl से करा दूं, HCl, तो क्या होता है NaCl बनेगा, क्योंकि Cl पे माइनस आवेश होता है, H पे प्लस। तो NaCl बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, Na की क्रिया चाहे आप इसे संतुलित करेंगे, H के 2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे और Cl के यहाँ भी 2 और इधर भी 2। इस तरीके से आपने देखा सोडियम ने अम्लों में से
हाइड्रोजन को निकाल दिया। यानी कि कोई भी धातु, अगर आप किसी भी धातु की अम्लों से क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो हम लिख सकते हैं H2 गैस निकलती है। तो आइए देख लेते हैं, अगर हम Na की क्रिया H2SO4 से कराएं, Na की क्रिया H2SO4 तो बनेगा Na2SO4। ये आपको याद रखना है कि Na के 2 अणु कहाँ से आए हैं, क्योंकि SO4 पे माइनस के 2 होते हैं, तो ये इसलिए Na के 2 अणु बने हैं और प्लस हाइड्रोजन गैस निकली। तो यहाँ संतुलित करने के लिए 2 लगा देंगे। इस तरीके से क्या बना है, हाइड्रोजन गैस बाहर हुई है। इसी तरीके से अगर हम सोडियम की क्रिया HNO3 से करा दें, HNO3, तो सोडियम नाइट्रेट बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और इसे संतुलित करेंगे तो यहाँ भी 2 लग जाएंगे और इधर भी 2 और यहाँ भी 2। तो इस तरीके से आपने देखा, अगर किसी भी धातु की क्रिया हम अम्लों से कराएं तो हाइड्रोजन गैस बाहर होती है। आप किसी भी धातु से करा के देख सकते हैं और इस तरीके से आप पे समीकरण बनानी आ जाएगी जब भी तनु अम्लों से क्रिया कराने से अगर कहें आपको। तो आइए देखते हैं, लेकिन एक बात का और याद रखना है, इसमें एक बात याद रखनी है कि जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे हैं, देखिए यदि जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे हैं वे अम्लों में से हाइड्रोजन को नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन विद्युत रासायनिक श्रेणी अगर देखते हैं तो इन धातुओं से ऊपर है, तो ये अधिक क्रियाशील हुई इन धातुओं से, तो इसलिए ये तनु अम्लों में से हाइड्रोजन नहीं निकाल सकती। जैसे कि अगर मैं कॉपर की क्रिया H2SO4 से कराऊं, या कॉपर की क्रिया HCl से कराएं, या कॉपर की क्रिया HNO3 से कराएं, किसी भी तनु अम्ल से कराएं, तो ये अभिक्रिया नहीं होने की, ये अभिक्रिया नहीं होती। ये अम्लों में से हाइड्रोजन को नहीं निकाल सकती। केवल कौन निकालेगी? जो भी ऊपर है, जो भी हाइड्रोजन से आगे की ये धातु हैं, ये हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, अतः ये अम्लों में से हाइड्रोजन निकाल देती है, लेकिन ये अम्लों में से हाइड्रोजन को नहीं निकाल सकती। इस तरीके से आपने तनु अम्लों से भी क्रिया देखी। अब देखते हैं लवण विलयन के साथ अभिक्रिया। लवण विलयन के साथ अगर हम कोई भी लवण ले, जैसे कि लवण के साथ मैं एक लवण ले लेता हूं CuSO4 या ZnSO4 या CuNO3 का होल ट्वाइस, ये या ZnCl2, ये मैंने 4 लवण ले लिए। अगर इन लवणों में से अगर आपको ये नहीं पता लवण क्या होते हैं, तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में लेसन 2 में आपको लवण समझाए हैं कि लवण किसे कहते हैं, तो वहाँ जाकर आप समझिए लवण क्या होते हैं और फिर देखिए ये लवण है। अगर इन लवणों की क्रिया अगर मैं किसी भी धातु से कराऊं जो कि क्रियाशीलता में इनसे ऊपर है, Cu यहाँ है और इनसे ऊपर कोई सी भी धातु अगर मैं यहाँ रख दूं देखिए अगर मैं Mg से करा दूं, Mg से, तो MgSO4 बनेगा और प्लस इसमें से Cu धातु बाहर निकल जाएगी। MgSO4 प्लस Cu धातु, क्योंकि Cu यहाँ है और Mg यहाँ है, तो जो भी आगे वाली धातु हैं वे उसको उसके लवण से विक्षापित कर देगी। इसी तरीके से Zn यहाँ है, Zn से जितनी भी धातु आगे हैं मैं किसी से भी क्रिया करा दूं, जैसे Na से ही कराऊं, तो क्या बन जाएगा Na2SO4 और प्लस Zn बाहर हो जाएगी। लेकिन इसे संतुलित करेंगे तो यहाँ Na के 2 आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो सक्रिय धातु है वो लवणों में से उसको विक्षापित उस धातु को हटा रही है। तो इसी तरीके से यहाँ फिर मैंने Cu लिया है, और अगर मैं यहाँ Zn ले लूँ, क्योंकि देखिए आप Cu यहाँ है और Zn यहाँ है, तो Zn इससे ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए ये Cu को निकाल देगी
और खुद इसकी जगह ZnNO3 का होल ट्वाइस खुद इसकी जगह आ जाएगी। तो देखा किस तरीके से जो अधिक क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातुओं को निकाल रही है। तो ये धातु लवणों से क्रिया जितनी चाहे आप दिखा सकते हैं। Zn है, Zn से आगे जितनी भी धातु है, लेकिन अगर आपने ये धातु रख दी या ये रख दी पीछे वाली, तो ये कम क्रियाशील है, ये इसको नहीं निकाल सकती और ये अभिक्रिया नहीं होने की। तो अब देखिए Zn से आगे ले लेते हैं, Mg ले लेते हैं। जैसे ही Mg से क्रिया कराते हैं तो ये Zn को विस्थापित कर देगी और इसकी जगह MgCl2 खुद आके जुड़ जाएगी। तो इस तरीके से धातु लवणों में से उस धातु को निकाल देती है, क्योंकि ये कम क्रियाशील है। जो आपने धातु ली है वो अधिक क्रियाशील धातु लेनी है। इस तरीके से आपने लवणों से भी क्रिया जानी। तो आइए देखते हैं हम लास्ट रिएक्शन, इसका रासायनिक गुण, जो कि क्लोरीन से क्रिया है। क्लोरीन से क्रिया, अगर हम सोडियम धातु की क्रिया क्लोरीन से कराएं तो NaCl लवण बनता है। NaCl, Cl के यहाँ 2 है तो यहाँ 2 कर देंगे ताकि ये संतुलित हो जाए, और इसके आगे भी हमें 2 लगाने पर। तो इस तरीके से आप देखते हैं क्लोरीन आसानी से धातुओं से क्रिया करके धातु क्लोराइड बनाती है, MgCl। MgCl2 बनेगा। तो इस तरीके से ये धातु क्लोराइड बनती है। तो क्लोरीन से क्रिया कराने पर धातु क्लोराइड बनती है। इस तरीके से आपने धातुओं के रासायनिक गुण आराम से देखे। अब देखते हैं उपयोग। धातु के उपयोग लिख सकते हैं, धातु ऑक्साइड बनाने में, धातु हाइड्रोक्साइड बनाने में, तनु अम्ल में से हाइड्रोजन निकालने में, लवणों में से कम सक्रिय धातु को विस्थापित करने में, और धातु क्लोराइड बनाने में। इस तरीके से ये इस धातु के उपयोग होते हैं। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, अम्लराज किसे कहते हैं? अम्लराज, इसको जरा नोट कर लीजिए अच्छे से। सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 का वह मिश्रण जिसमें आयतन के अनुसार 3 भाग HCl के तथा 1 भाग HNO3 का होता है, अम्लराज कहलाता है। अम्लराज कहलाता है। तो इस तरीके से आपने धातुओं के बारे में जाना, धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में जाना, रासायनिक गुणों के बारे में जाना, और धातु की जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी उसके बारे में भी जाना, और अम्लराज, और इसके बाद धातु के जो उपयोग हैं मैंने पहले भी बता दिए। यही उसके उपयोग बन जाएंगे कि धातु ऑक्साइड बनाने में, धातु हाइड्रोक्साइड बनाने में, हाइड्रोजन गैस निकालने में, ये धातु के उपयोग हुए। तो आपने ये धातु के बारे में पढ़ा। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप अधातु के बारे में जानेंगे।